स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राम लिमिटेड एक्वायर्ड 60% ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ क्रिसन लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2001। आपने 1 अक्टूबर 2001 को एक्वायर किया ना 60% स्टेक, है ना, ऑन 1 अक्टूबर 2001। फिर ऑन मार्च 2002, 31 मार्च 2002 यानी 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद समराइज बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनीज वर गिवन बिलो। 6 महीने के बाद का समराइज बैलेंस शीट दिया हुआ है, यानी 6 महीने में आपने कुछ कमाया भी तो होगा। तो जो 6 महीने में हमने कमाया वो क्या आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और अक्टूबर से पहले का जो भी कमाई है वो क्या है 1 अक्टूबर से पहले का, वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में आपको याद दिला तो हम क्या करते थे, गुडविल या कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट होता था वो, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था आपका। आगे यहाँ पर, और हमें याद है हमने जब छोटा छोटा क्वेश्चंस किया था, हमें याद है हम सारा का सारा एसेट्स को कैरिंग अमाउंट पे मेजर करते कि फेयर वैल्यू पे। सारा का सारा एसेट्स हमारा फेयर वैल्यू में मेजर होता है ना, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, है ना, फेयर वैल्यू में मेजर होता है सारा। फिर आगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग आपका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख 3,60,000, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 4,80,000 2,70,000 का। इन्वेस्टमेंट इन क्रिसन लिमिटेड, जो आपने क्रिसन लिमिटेड का 60% एक्वायर किया ना, उसको आपने एक्वायर करने के लिए कितना पैसा दिया, 8 लाख रुपए आपने पैसा दिया, क्लियर है। फिर इन्वेंट्री दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है आपका। और आगे फिर इक्विटी के अंदर इक्विटी लाइबिलिटी आपका, जिसमें इक्विटी कैपिटल है 10 लाख और 4 लाख का। अदर इक्विटी में रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग्स दिया हुआ है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, यानी एंटायर पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है। हमें पता है हम अपना बैलेंस शीट तो एज इट इज बनाते हैं, क्रिसन लिमिटेड का शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का बंटवारा होता है ना, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन एनसीआई में भी बंटवारा होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में। आगे द रिटेन अर्निंग्स ऑफ क्रिसन लिमिटेड सोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹60,000 ऑन 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 क्या प्री एक्विजिशन, out of which a dividend of 10% was paid on 1 November. Ram Limited had credited the dividend received to its retained earning. अब यहां पर देखो 1 अप्रैल 2001 को कंपनी के पास कितना था, 60,000 रुपया था, जिसमें से इन्होंने कुछ डिविडेंड भी बांटा, जिसमें इन्होंने कुछ डिविडेंड बांटा, कितना 10% डिविडेंड बांटा। 4 लाख इनका फेस वैल्यू है ना, इनका फेस वैल्यू 4 लाख, इन्होंने 4 लाख में डिविडेंड बांटा उसी पैसा में से। तो अगर आप देखोगे यहां पर क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है नहीं है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग कितने हैं, ओपनिंग रिटेन अर्निंग 60,000 है। इसी ये कब का है, तब का है। अब आपने क्या किया, इसमें से डिविडेंड पेमेंट किया आपने, सब्सिडरी ने इसी पुराने पैसे से डिविडेंड दिया ना, तो पैसा कितना बचा इनका 20,000। अब सोचो मेरा बात, अगर कंपनी ड्यूरिंग द एंटायर ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरा साल अगर 1 रुपया भी नहीं कमाएगा तो इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा 40,000, क्योंकि इनके पास 60,000 रुपया ओपनिंग था 1 अप्रैल को, और इन्होंने 40,000 रुपया तो डिविडेंड दे दिया, तो डिविडेंड देंगे तो पैसा कम हो जाएगा ना इनका, तो इनका रिजर्व में पैसा कितना 20,000 रुपया। अगर ये पूरे साल भर में 1 रुपया भी ना कमाए तो इनका साल के एंड में भी कितना रहेगा 20,000 ही रहेगा, पर इनका साल के एंड में कितना दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा, रिटेन अर्निंग 1,64,000 दिया हुआ है, यानी ड्यूरिंग द एंटायर ईयर इन्होंने कितना कमाया 1,44,000 कमाया। लेकिन जबकि एक्विजिशन आपका कब हुआ है 1 अक्टूबर को एक्विजिशन हुआ है, यानी 6 महीना प्री है और 6 महीना पोस्ट है। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक जो कमाया वो प्री, फिर अक्टूबर से लेके अप्रैल से लेके सितंबर जो कमाया वो प्री, फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक जो कमाया वो पोस्ट। तो आपने तो अप्रैल से मार्च तक कमाया ना 1,44,000, तो जिसका 6 महीने का आप क्या करोगे प्री करोगे और 6 महीने का पोस्ट करोगे आप। तो यहां पर आपको ऐसे चार्ट बनाएंगे हम, यहां पर हम बताएंगे 1 अप्रैल 2001 का बैलेंस आपका कितना है 60,000 था ना, जिसमें से 40,000 आपने दे दिया डिविडेंड का, 20,000 आपका बैलेंस है, और पूरे साल भर में आपने कितना कमाया डेट में 1,44,000 कमाया, क्योंकि यहां पर कितना है 1,64,000 है ना आपका, तो पूरे साल भर में आपने 144 कमाई। ये आपका एक्विजिशन डेट है मिड में, मिड ईयर में आपका एक्विजिशन डेट आपका है ना, डेट इज क्या हो गया ये 1 अक्टूबर। अब यहां पर कितना कमाया फिर आपने,
ऑब्वियसली अगर कुछ नहीं बोलेगा हम हमेशा मानेंगे ये वैल्यू है। फिर यहां पर भी कितना है 72,000 है। यानी आप बता सकते हो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना हो गया। हाँ 10% ऑन फेस वैल्यू है ना, वो सब्सिडी का फेस वैल्यू कितना है 92,000 प्री एक्विजिशन है। और बता सकते हो पोस्ट एक्विजिशन कितना है 72,000। क्या 92 और 72 मिला के देखो कितना हो रहा है 164,000 हो रहा है आपका। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर बनाऊंगा दो अलग अलग चीज। एक प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बनाऊंगा मैं इनका, और दूसरा मैं इनका बनाऊंगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, यहां पर जैसे आपको दिख रहा है 92,000 आपका क्या है रिटेन अर्निंग्स का है ना, 92,000 और 72,000 सब्सिडरी का हमने बांट दिया। तो आप देख सकते हो इनका टोटल प्रॉफिट कितना था 1,64,000 था। ये हमारे यहां पर आ रहा है दोनों का टोटल 92 और 72 164 है। तो हमने इनका रिटेन अर्निंग का बंटवारा कर दिया ना हमने। अब इनका अदर रिजर्व कितने का है 2 लाख का अदर रिजर्व है इनका। हमें बताया नहीं अभी तक ये अदर रिजर्व कहाँ का है क्या नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आपको पहले एक पॉइंट पढ़ा दे रहा हूं जहां पर क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर बी, ऑल्सो एज्यूम्ड दैट द अदर रिजर्व एज ऑन 31 मार्च 2002, ये अदर रिजर्व है आपका 2 लाख का। ठीक है, आर द सेम एज वाज ऑन 1 अप्रैल 2001, यानी अप्रैल में भी यही सेम वैल्यू था। समझ आया। तो ये पूरा का पूरा 2 लाख प्री है या पोस्ट है, प्री है ना, क्योंकि पहले भी 2 लाख था और आज भी 2 लाख, यानी ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ये पूरा का पूरा 2 लाख क्या है अदर रिजर्व, ये पूरा का पूरा 2 लाख प्री है। मैंने 2 लाख प्री में डाल दिया। समझ में आया। तो आप कहोगे कि मैंने क्या किया, मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, इसको एडजस्ट कर दिया, ये दोनों का पोस्टिंग हो गया ना यहाँ पर प्री पोस्ट में, ये हो गया। अब आगे बचा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमेशा क्या होता है सब्सिडरी का इक्विटी कैपिटल हमेशा क्या होता है प्री इक्विटी कैपिटल। बोनस कंपोनेंट होने से भी अगर शेयर कैपिटल के अंदर होगा तो वो हमेशा प्री रहेगा आपका, क्योंकि शेयर कैपिटल का पोस्ट नहीं मान सकते, चाहे वो कुछ भी कंपोनेंट क्यों ना। अगर वो एक बार शेयर कैपिटल के अंदर चला जाएगा तो वो प्री रहेगा। उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि शेयर कैपिटल जो है ना आपका वो कभी भी फ्री रिजर्व नहीं हो सकता। शेयर कैपिटल क्या कभी भी पीएल हो सकता है, क्या कभी भी रिटेन अर्निंग हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा शेयर कैपिटल जो है वो हमेशा प्री ही माना जाता है। क्लियर है। तो इक्विटी कैपिटल आपका 4 लाख का हो गया यहाँ पर। ये सारा पॉइंट क्लियर है, ध्यान दो एकदम अच्छे से। यहाँ पर ये सारा पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका। अब देखो हमारा बैलेंस शीट तो एज इट इज बनने वाला है, ठीक है, और सब्सिडरी का भी बैलेंस शीट हम एज इट इज बनाएंगे, बस उनका शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का हम बंटवारा करेंगे। प्री पोस्ट में और एनसीआई में बंटवारा करेंगे। हमने तीनों का बंटवारा कर दिया, बंटवारा नहीं किया पर तीनों का पोस्टिंग एक बार हमने कर दिया, फिर हम बंटवारा करेंगे यहाँ पर। और कुछ बचा यहाँ पर नहीं बचा ना। पेरेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका एडजस्ट होता है विद सीआर, वो भी हम लास्ट में देखेंगे। अब आगे और देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ इन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है। चलो डिविडेंड आपका इन्होंने क्रेडिट किया पीएल रिटेन अर्निंग में, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट इन मशीनरी एज ऑन 1 अक्टूबर वाज ₹4 लाख। प्लांट इन मशीनरी का फेयर वैल्यू कितना है 4 लाख है। हम आगे बात करेंगे यहाँ पर प्लांट इन मशीनरी। प्लांट इन मशीनरी का इन्होंने बोला फेयर वैल्यू कितना है 4 लाख की, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10%। अब आप देख सकते हो क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका यहां पर क्या है आपका क्लोजिंग आपका बैलेंस कितना है। अरे प्लांट इन मशीनरी 270 है। लैंड एंड बिल्डिंग क्यों देख रहे हो, प्लांट इन मशीनरी बोला है ना। प्लांट इन मशीनरी 270 है और डेप्रिसिएशन कितना लगाया जा रहा है। और हम मानेंगे कि यहां पर अभी तक इसका तो फेयर वैल्यू हुआ नहीं ना। फेयर वैल्यू में मेजर करा होता तो 270 थोड़ा ना दिखता आपको, मतलब अभी तक ये एडजस्टमेंट हुआ नहीं है। तो यहां पर 270 आपका, ये आपका अगर 270 एंड में तो बिगिनिंग में क्या रहा होगा 1 अप्रैल 2001 को, और ये आपका 31 मार्च 2002। ठीक है, यहां पर कहने का मतलब यहां पर 2,70,000 है और डेप्रिसिएशन रेट 10% है, तो बिगिनिंग में कितना रहा होगा 3 लाख बिगिनिंग में रहा होगा। 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ना, ये मिड ऑफ द ईयर है 1 अक्टूबर है ना, ये मिड ईयर है।
अब बताओ अगर 3 लाख के 270 आपका एंड में, मतलब यहां पर 15,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है और यहां पर 15,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो आप बोलोगे कि 1 अक्टूबर को आपका बैलेंस कितना है? 2,85,000 WDV। सही है, क्योंकि 3 लाख था, 15,000 पहला 6 महीने का डेप्रिसिएशन, तो आपका कितना बचेगा बैलेंस? 2,85,000 होगा ना WDV। ये जो 2,85,000, ये 2,85,000 जो WDV, इसको रिवैल्यू किया गया, रिवैल्यूट करके इसको कितना बना दिया गया है? 4 लाख। तो आपका रिवैल्यूशन गेन कितना हुआ? 1,15,000। ये कब हो गया? 1 अक्टूबर में हो गया ये। अब 1 अक्टूबर में रिवॉल्यूशन गेन हुआ है, अभी तक तो उसने काम करना चालू ही नहीं किया, तो ये उसका मेहनत का कमाई नहीं है, ये तो प्री एक्विजिशन में आएगा ना। टिल 1 अक्टूबर क्या आएगा? प्री एक्विजिशन में आपका आएगा ये। तो ये 1,15,000 पूरा का पूरा कहां डालेंगे हम? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, है ना। 1,15,000 कहां जाएगा? यहां पर प्लांट इन मशीनरी, 1,15,000 जाएगा आपका, और प्लांट इन 1,15,000 से यहां बढ़ाया, और ये जो प्लांट इन मशीनरी ये भी 1,15,000 से बढ़ जाएगा, रिवॉल्यूशन हुआ ना। तो आपका एसेट बढ़ रहा है 1,15,000 से, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बढ़ रहा है 1,15,000 से, डबल इफेक्ट हो गया, ताकि बैलेंस शीट हमारा मैच करे। क्लियर है। फिर आगे देखो, आपका डेप्रिसिएशन रेट कितना है? 10% है। अब जबकि वैल्यू यहां पर जो है, कहा गया वैल्यू, यहां पर आपका कितना हो गया? 4 लाख हो गया ना वैल्यू, तो जो है वैल्यू 4 लाख हो गया, तो नेक्स्ट 6 महीना में डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5% और करना है ना। यहां पर 5% डेप्रिसिएशन है, और यहां पर भी तो 5% डेप्रिसिएशन है। तो पुराना अगर नया रिवाइज फिगर है आपका, तो नया रिवाइज फिगर पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा, तो नेक्स्ट 6 महीना में डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए? कितना? 20,000 लगना चाहिए। पर ऑलरेडी पहले से लगाया हुआ कितना है? 15,000 लगाया हुआ है ना। ऑलरेडी पहले से 15,000 डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, पर लगना चाहिए कितना? 20,000। यानी 5,000 का डेप्रिसिएशन शॉर्टफॉल है या नहीं है? ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? कौन से पीरियड में लगेगा 5,000 एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड ना, क्योंकि ये अक्टूबर से लेकर मार्च का डेप्रिसिएशन है, ये तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। देयरफॉर यहां पर हम लिखेंगे एडिशनल ₹5,000 डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड, है ना, इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। सही है या नहीं है? बोलो हाँ है ना। तो 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन अगर आपका चार्ज होगा, तो मशीनरी, प्लांट इन मशीनरी आपका 5,000 से गिर जाएगा, प्लांट इन मशीनरी आपका 5,000 से गिरेगा, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है एडिशनल प्लांट इन मशीनरी पे कितना? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 5,000 से गिर जाएगा। तो मशीन को हमने क्या किया? 5,000 से गिराया, और हमने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को भी 5,000 से गिराया। अब हम चेक करते हैं मशीन का वैल्यू फिर हो जाएगा कितना, बता सकते हो? 3,80,000। अब मेरा बात सुनो, रिवैल्यूड हुआ था 6 महीने में, मिड ऑफ द ईयर पे रिवैल्यू हुआ था, वैल्यू कितना था? 4 लाख था। 4 लाख पे 5% डेप्रिसिएशन लगाओगे कितना रहेगा? 4 लाख पे 6 महीने का 5% डेप्रिसिएशन लगेगा ना, कितना होगा? 380। तो 380 आ ही रहा आपका, तो जो 380 होना चाहिए वही तो आपका आ रहा है। समझ में आया ये चीज? 4 लाख का 5% 380 होना पड़ेगा ये, और ये 380 हमारा आ रहा है। हमने क्या किया? पहले 1,15,000 प्री एक्विजिशन में बढ़ाया, फिर नेक्स्ट 6 महीना में 5,000 का डेप्रिसिएशन शॉर्टफॉल था, वो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और ये 1,15,000 और 5,000 देखो, इसका डबल इफेक्ट ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अल्टीमेटली क्या हुआ? 1,10,000 का नेट इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? 1,10,000 का नेट इफेक्ट हुआ, तो 270 में आप 1,10,000 जोड़ोगे तो 380 आ जाएगा आपका। सही है, क्लियर हुआ? यानी हमने पहले मशीन को बढ़ाया 1,15 से, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को 1,15 से बढ़ाया, फिर हमने क्या किया? मशीन को घटाया 5 से, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को 5 से घटाया, क्योंकि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपका सेकंड 6 मंथ्स में लग रहा था, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का था। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से ये पॉइंट? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया नहीं है ये वाला पॉइंट पूरा किस्सा? एक बार वापस से रिवाइज करोगे ये वाला? समझ में आ गया? जरूरत नहीं है, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये नहीं था, ये वाला था ना आपका, ये वाला पूरा कहानी समझ में आ गया अच्छे से?
ठीक है, ये वाला पार्ट हो चुका हमारा। फिर आगे हम देखते हैं आगे क्या बोला। आगे बोला फॉलोइंग आर द इंक्रीजेस ऑन कंपैरिजन ऑफ फेयर वैल्यू एज पर रेस्पेक्टिव इंडेक्स विद बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर की आपका एक्विजिशन डेट, और एक्विजिशन डेट पे हम कैरिंग अमाउंट लेते हैं कि फेयर वैल्यू लेते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट सारा लिया जाता है यहाँ पर। तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या बोला, इंक्रीज हुआ इतना, इंक्रीजेस हुआ ये, ठीक है। यानी क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ इतना से, इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुआ इतना से, ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हुआ इतना से। अगर लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से इंक्रीज हो जाएगा, यानी लैंड एंड बिल्डिंग ये जो है ये आपका 2 लाख से बढ़ जाएगा। और ये आपका इंक्रीज कब हुआ, कहां से? पोस्ट 1 अक्टूबर को हुआ ना, 1 अक्टूबर को हुआ, तो यानी एक्विजिशन डेट यानी प्री एक्विजिशन माना जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 लाख से लैंड को बढ़ाएंगे, 2 लाख से लैंड को बढ़ाएंगे, और 2 लाख से, 2 लाख से बोलो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। और इसका डेप्रिसिएशन इंपैक्ट नहीं आना, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दिया, डेप्रिसिएशन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया लैंड का। लैंड में जनरली ऐसे भी कहां डेप्रिसिएशन लगता है, जनरली लैंड एंड बिल्डिंग में भी जनरली नहीं लगता है, अनलेस बिल्डिंग का वैल्यू गिरेगा तब बात अलग है। अब वो डिपेंड करता है उसके मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो यहां पर इन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग का कोई भी इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन का नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन दिया। कहां पर? आपका 10% जो दिया है ना, ये सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का हमने कोई डेप्रिसिएशन इंपैक्ट नहीं दिखाया। एग्रीड? समझ आया ये? तो यहां पर लैंड बढ़ा कितना से, 2 लाख से, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बढ़ा 2 लाख से, डबल इंपैक्ट आ जाएगा ना आपका। अब आगे और क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज 30,000 से बढ़ेगा, इन्वेंट्रीज 30,000 से बढ़ेगा बोला, कब? वही एक्विजिशन डेट पे। तो इन्वेंट्रीज को 30,000 से बढ़ाते हैं, प्लस 30,000, इन्वेंट्रीज 30,000 से बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। और आपका प्री की पोस्ट प्री 30,000 से बढ़ जाएगा आपका, ये सही है भी। क्योंकि मैं क्या करूँ पता, एक साथ ही इकट्ठा कर ले रहा हूं। अब अलग अलग को तोड़ोगे ना तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, एक साथ तोड़ेंगे ना, पहले इकट्ठा कर लेते कि क्या प्री है क्या पोस्ट है, फिर एक साथ तोड़ लेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग। और क्या, ट्रेड पेबल्स 20,000 से बढ़ रहे हैं। अगर ट्रेड पेबल्स आपका 20,000 से बढ़ जाएगा, कहाँ है ट्रेड पेबल्स, ये 94,200 जो वो कितना बन जाएगा, 114200 बन जाएगा ना 20,000 से बढ़ने पर। तो जब लाइबिलिटी 20,000 से बढ़ेगा तब तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? लाइबिलिटी बढ़ना इस लॉस। तो 20,000 का लॉस कब होगा, एक्विजिशन डेट पे, यानी प्री एक्विजिशन लॉस कितना आएगा, -20,000 हो गया ये। बाकी सारा तो प्लस है, ये -20,000 हो गया। तो देखो यहां पर इसका डबल इंपैक्ट आया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। बता दो मुझे कितना आ रहा है। एक से रुको, ठीक है उठा लो। यहां तक ठीक है। अब टोटल करो एक बार, क्या आ रहा है। टेन लाख, और यहां पर कितना आ रहा है, 67,000। ये दोनों का टोटल मिला के कितना हो जाएगा, दोनों का मिला के हो जाएगा 10। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि हमारा सही है या नहीं है, ठीक है। हम वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो आ जाओ मेरे साथ करो। 4 लाख इक्विटी कैपिटल हमने लिया था, प्लस कर दो 4 लाख, 4 लाख प्लस किया हमने, फिर 2 लाख प्लस किया, फिर 1,64,000 प्लस हुआ, ठीक है। फिर हमारा मशीनरी देखो, पहले मशीनरी बढ़ा था ना 1,15,000 और 5,000 से घटा था, यानी 1,10,000 का नेट इम्पैक्ट हुआ। तो प्लस 1,10,000 कर दो, कर दिया। फिर प्लस लैंड का 2 लाख, प्लस इन्वेंट्री का 30,000, है ना, माइनस ट्रेड पेबल का 20,000 किया, कितना आया, 10,84,000 आया ना आपका। तो मैंने मिला भी दिया आपका कि 10,84,000 जो आया आपका पूरा परफेक्टली फाइन है।
तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारा जो 10,84,000 से बढ़ घट रहा है यानी उतना ही तो हमने लिया, यानी हमारा बैलेंस शीट मैच करेगा ना। इस 10,84,000 में वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 3,64,000 तो ये दोनों है जिसको हम बैलेंस शीट बनाते हुए पहले लेंगे नहीं, उसके साथ एडजस्ट करेंगे, और बाकी जो इन्वेंटरी मशीन वगैरह में बढ़ रहा है उसका डबल इफेक्ट के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा आपका। तो यहां तक आपका क्लियर है ना ये 10,84,000। अब आगे हम करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो ये जो आपका प्री एक्विजिशन है ये आपका किस में बटेगा, ये आपका प्री एक्विजिशन है ना, ये पेरेंट में बटेगा और एनसीआई में। पेरेंट का कितना होल्डिंग है 60%, तो बताओ कितना आएगा, एनसीआई का ये आया। इसका भी पेरेंट ये आपका। अब यहां पर देखो ये जो पेरेंट का आया ये आपका कहां जाएगा, एडजस्ट विद सीआर होगा क्योंकि प्री है, और ये तो एनसीआई ही है आपका, फिर से एनसीआई लिख दे रहा हूं, और ये कहां से एडजस्ट होगा, रिटेन अर्निंग दैट इज पीएल, मैं एक बार पीएल लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पर ये क्या है फिर से एनसीआई होगा आपका। ये सारा हमने कर दिया, तोड़ना का काम खत्म हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, हम नीचे बनाते हैं ना, चलो वो नीचे तो हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब बना लेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाते हैं हम अपना। हाँ आ जाओ, क्या हो गया, ठीक है आ जाओ। तो यहाँ पर हमारा, अच्छा ये लाइन नहीं देंगे हम लोग इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी बनाएंगे यहाँ पर। इक्विटी एंड लाइबिलिटी रहेगा, पहले क्या रहेगा आपका इक्विटी, ठीक है, फिर नीचे रहेगा हमारा लाइबिलिटी, फिर हमारे यहाँ पर ये हमने लाइन खींच दिया, नीचे क्या रहेगा हमारा एसेट रहेगा ना, एसेट में नॉन करेंट एसेट रहेगा, और क्या रहेगा करंट एसेट रहेगा। सबसे पहले हम एक्वायरर का सारा डाल देंगे आइटम, एक्वायरर का आइटम मुझे एक एक करके बताते जाओ। एक्वायरर का इक्विटी कैपिटल कितना है, वन लाख, और बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख, और ठीक है ये हमने लिख लिया। अब एसेट बता दो, नॉन करेंट एसेट में क्या क्या है, एक्वायरर का बता रहे हो ना 4,80,000, हाँ इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, जरूरत नहीं, वो एडजस्ट करेंगे। इन्वेंट्री ये, और कि हमने अपना सारा लिखा, हमने अपना सारा लिख लिया ना। अब क्या करेंगे, उनका भी लिखेंगे, उनका इक्विटी रिजर्व को छोड़ के बाकी सारी चीज लिखेंगे। तो उनका एसेट कितना का, उनका एसेट वगैरह ध्यान है फेयर वैल्यू में लिखेंगे ना, क्योंकि हमने उसका एडजस्टमेंट दिया है। तो उनका अगर मैं बात करूं, लैंड एंड बिल्डिंग कितना होगा, वो 360 प्लस भी 2 लाख, 360 प्लस 2 लाख यानी कितना आएगा 5,60,000 आएगा। प्लांट इन मशीनरी 270 प्लस 115 माइनस 5,000 ना, यानी 3,80,000,
इन्वेंट्री 72,800 प्लस 30,000 यानी 1,02,800 यहाँ पर है ना, हो जाएगा। आगे बताओ कितना आया? 80,000 और 16,000 ना। यह है सारा एसेट, सारा लिख दिया हमने। उनका लायबिलिटी क्या है? 94,200 को हमने बढ़ाया था ना 20,000 से, 20,000 से बढ़ाया था, याद है या भूल गए? याद है ना, याद दिलाऊं? ये ना 20,000 से प्रॉफिट कम हुआ था बढ़ाने की वजह से। कितना आया था? 114,200 ना। हाँ हाँ, गलती हो गया हमारा यहाँ पर, यहाँ पर गलती हो गई। यहाँ टिकी लिखा है, ये जो 1,14,200 गलत ही यहाँ पर एडजस्ट होगा, प्लस 20,000 वो गलती से हो गया, मिस्टेक हो गया, 54,800 होगा ये आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर एक्वायरी का बढ़ेगा प्लस 54,800 ये आएगा। बैंक ओडी नहीं है क्या? नहीं है। रिटर्न अर्निंग वगैरह तो हमें डालना नहीं है, क्योंकि हम अपना वो करेंगे ना एडजस्टमेंट, तो वो करने के लिए हम नीचे क्या लिखेंगे? नीचे हम लोग लिखेंगे CR NCI और 3 नाम लिखता हूं मैं, CR NCI PL। तो CR कितना है बता दो? 6,10,200 ना। $406,800 ये है आपका। ये रहा, ये जो हमने बनाया था। फिर 40,200 और 26,800 है क्या वो? ये मिला के चारों मिला के 10,84,000 हो जाएगा, जिसका डिफरेंस आ रहा था ना हमारा। तो 10,84,000 ये डालेंगे, और इन्वेस्टमेंट था ना हमारा कितने का? 8 लाख का था। ये आपका कहां से एडजस्ट होगा? CR से एडजस्ट होगा, तभी तो गुडविल या CR आएगा। तो बताओ कितना आया? कितना? 189। फिर NCI तो हम CR ये तो नेगेटिव है क्या? तो ये गुडविल बनेगा आपका। नेगेटिव में मतलब गुडविल बनेगा, तो गुडविल यहाँ दिखा दे कितना आएगा? 189,800 यह है आपका। और NCI ये तो अदर रिजर्व 6 लाख, ये वाला वापस से बताना, लिख रहा हूँ थोड़ा सा अजीब से हो गया है, वापस से बता दो मुझे, देखिए क्या था एक्वायरर का। वन वन फोर डबल है ना। अब NCI लिखेंगे हम लोग कितना? यह है हमारा NCI। और क्या बचा है? PL 40,200 ना। तो PL हम यहाँ से जोड़ देते हैं, 40,200 रिटेन अर्निंग में जोड़ देते हैं। मैंने एक बार समझाने के लिए अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग को एक साथ मर्ज कर दिया, मैंने सेपरेट नहीं रखा। आप बाद में जब प्रैक्टिस करोगे तब सेपरेट रख लेना, पर फिलहाल अभी आपको सीखना है, तो अब एक साथ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि बाई चांस वो 1 मार्क्स काट सकता है आपका, क्योंकि आपने तो मर्ज कर दिया। और ऐसे भी मैं बता रहा हूँ, ओवरऑल जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो टोटल दिखाओगे, अब टोटल अदर इक्विटी का बैलेंस दिखाओगे, जिसके अंदर सारा चीज रहेगा। तो एक्यूमुलेट करके भी अगर आप टोटल दिखाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उससे क्या होगा? आपका टाइम सेव होगा, ऐसा आपका लेंथी होते जाएगा। कौन सा आपको पूरा दिन मिलेगा एग्जाम लिखने को? 3 घंटे तो मिलेगा, उसके अंदर सारा कुछ ही लिखना है आपको, ठीक है। तो यहां तक ये हमने सारा डाला। हमारा क्या बैलेंस शीट अभी मैच है या नहीं है? हमारा बैलेंस शीट मैच है, पूरा खत्म होता कहानी। बस एक ही चीज बचा हुआ है यहाँ पर। एक चीज क्या बचा हुआ है कि राम लिमिटेड को डिविडेंड जब उन्होंने बांटा था, याद है 60,000 में से 40,000 में डिविडेंड कम किया था। जब उन्होंने डिविडेंड बांटा, सब्सिडियरी ने पेरेंट को डिविडेंड दिया,
तो वो डिविडेंड कौन सा पैसा से दिया, नया पैसा से कि पुराना पैसा से? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया था डिविडेंड। तो अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड दिया गया तो पेरेंट के लिए तो पुराना धन है। पुराना धन जो है वो आपका पीएल में जाना चाहिए कि सीआर में जाना चाहिए? पुराना धन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को हम सीआर बनाते हैं कि पीएल बनाते हैं? सीआर, डेट इज एडजस्टेड विद गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व होता है ना, क्योंकि वो तो एक्विजिशन डेट या उससे पहले गए पैसा। तो वहां पर 40,000 रुपया उन्होंने डिविडेंड बांटा था, पेरेंट का 60% होल्डिंग था, तो पेरेंट को कितना मिला था? डिविडेंड 40,000 बांटा गया था, 60% पेरेंट का होल्डिंग था, तो पेरेंट को कितना मिला? तो पेरेंट को पैसा मिला था ही उस टाइम में। पेरेंट ने अपना कैश को बढ़ाया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पेरेंट ने साथ में अपने पीएल को बढ़ाया। यहां पर देख सकते हो आप एक पॉइंट, राम लिमिटेड हैज क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव्ड टू इट्स रिटेन अर्निंग। ये उसका गलती है, ये उसको नहीं करना था ना रिटेन अर्निंग में। ये देखो ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है ना आपको, ये उसका गलती है। राम लिमिटेड ने क्रेडिट किया डिविडेंड को रिटेन अर्निंग में, ये उसका मिस्टेक है या नहीं है? तो ये गलती है उसका। तो अब हम क्या करेंगे? सोचो ना, आपके पास बहुत सारा सामान है, आप घर लेके आए, घर में 5-6 अलग अलग रूम है, ठीक है, आपको जिस रूम में डालना था गलती से आपने उस रूम में नहीं डाला, सामान को किसी दूसरे रूम में डाल दिया, तो आप क्या करोगे? उस रूम से निकालोगे, उस रूम से निकाल के दूसरे में डाल दोगे ना, वही तो करना है। वैसे यहां पर 24,000 रुपया पीएल से निकलेगा और सीआर में जाएगा, पीएल से निकलेगा और सीआर में जाएगा। तो यहां पर देखते हैं हम लोग 24,000 रुपया पीएल यानी रिटर्न अर्निंग से 24,000 निकल गया और जाएगा कहां पर? सीआर में जाएगा। पर सीआर की जगह यहां पर क्या गुडविल है ना, क्योंकि आपका नेगेटिव फिगर आया था ना, तो गुडविल है, तो गुडविल कहां पर? ये ना। तो सीआर बढ़ता है मतलब गुडविल कम होता है, सीआर बढ़ना मतलब गुडविल कम होना। कितना से? 24,000। अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब आगे हम क्लोज करते हैं एक एक करके। इक्विटी कैपिटल कितना हमारा? अदर रिजर्व ये मिला के एक साथ बताओ मुझे। 600। इंस्टीट्यूट पे ये दिखाता है 730 मिला के एक साथ। फिर आगे 00 आपका ये आया है ना। फिर लाइबिलिटी कितने का है? 1,60,000। 149 000 ये है आपका, है ना। ठीक है यहाँ तक। चलो ये सारे को मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, एक बार रुक जाओ, स्पेस को फालतू का। ठीक है ये सारा हो गया यहाँ पर। इक्विटी लाइबिलिटी हो गया आपका। अब एसेट का बैलेंस बता दो मुझे। 8 लाख। फिर ये 165,800। फिर ये वाला 342,800 क्या? 119, 199,600। और ये आ जाएगा 45,000। ऑब्वियसली हमारा तो मैच करेगा ही, हमने जिस तरीके से बनाया हमारा मैच होना ही है। पर फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। बता दो कितना आ रहा है? 17 लाख 21 23 24 लाख समथिंग होगा के आसपास। ठीक है। तो फिर इधर वाला अभिषेक कितना आया? 24,200 है आपका। क्लियर हुआ? समझ आया पूरा अच्छे से? ये बैलेंस शीट टफ लगा कि सही लगा? सही है, आराम से हो जाएगा ना। समझ आया एकदम अच्छे से? कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम है? बस अब उसका डबल इफेक्ट को ध्यान पे रखना। जैसे हम लोग अपना बैलेंस शीट तो पूरा बनाते हैं एज इट इज, एक्वायरी का भी बैलेंस शीट एज इट इज बनाते हैं, बस हम उनका इक्विटी शेयर कैपिटल, उनका रिजर्व एंड सरप्लस और हमारा इन्वेस्टमेंट, ये तीनों को हम नहीं बनाते।
ये तीनों का हम बंटवारा करके तोड़फोड़ करते हैं, वो तोड़फोड़ करके हम डालते हैं। और बाद में अगर कोई रिवॉल्यूशन हुआ तो रिवॉल्यूशन का आप क्या करो, एसेट को बढ़ा दो और वो तोड़फोड़ में एक साथ डाल देना, उसका भी डबल इफेक्ट हो गया अपने आप ही। तो बैलेंस शीट तो हमेशा पक्का मिलेगा ही, कोई डाउट ही नहीं है आपका। और ध्यान रहे हमेशा हर आइटम को हम फेयर वैल्यू में रखते हैं, एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू में तो लेते हैं हम लोग सारा, इसलिए कैरिंग अमाउंट अगर फेयर वैल्यू दिया हुआ नहीं तो मानोगे कैरिंग अमाउंट ही क्या फेयर वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। पर जब फेयर वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो हम उसी को कंसिडर करेंगे ना, पक्का क्लियर है। तो ये क्वेश्चन अगर आपका क्लियर है, पहले आप ये लिखोगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 खुद सॉल्व करोगे, क्योंकि वो इसका छोटा भाई है, समझ लो, इससे भी इजी है वो क्वेश्चन हालांकि पूरा सेम ही है वो, पर इससे इजी है। तो अब लिखना स्टार्ट करोगे, अभी लिखना स्टार्ट करो।